नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मुंबई के मलाड में पार्क पर हुए विवाद का अंत अब होता दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में जिस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया, अब उसे अशफाक उल्लाह खां के नाम से जाना जाएगा। असल में पार्क के नाम को लेकर बीजेपी शुरू से ही विरोध कर रही थी। टीपू सुल्तान के नाम का विरोध करने के पीछे बीजेपी का तर्क यह है कि वो टीपू सुल्तान को हिंदुओं का हत्यारा मानती है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीपू सुल्तान को हीरो मानते हैं। रिपोर्ट देखिए। टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से गर्माहट महसूस हो रही है। असल में यहां के मलाड इलाके में बने टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलने का फैसला किया है बीजेपी ने। शुक्रवार को इस पार्क का नाम बदलने का फैसला किया गया। डीपीडीसी की बैठक में नाम बदलने का फैसला हुआ। बीजेपी इसे दक्षिण पंथ की जीत बता रही है। इस पार्क को महाराष्ट्र की एमवीए सरकार ने बनवाया था। कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर राजनीति शुरू हो गई। असल में पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार में एक मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गार्डन बनवाया। इसका नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रख दिया। तभी से बीजेपी लगातार इस पार्क का नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस मामले में शुक्रवार को बीजेपी की जीत हुई। मुंबई उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री और बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि आखिरकार दक्षिण पंथियों की जीत हुई। उन्होंने बताया कि डीपीडीसी की बैठक में सकल हिंदू समाज के विरोध और सांसद गोपाल शेट्टी की मांग पर विचार करने के बाद मलाड में एक पार्क से टीपू सुल्तान का नाम हटाने का आदेश दे दिया गया है। अब आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है। असल में उद्धव सरकार में एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया। मलाड में बने पार्क के नाम को लेकर बीजेपी ने इतराज जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए धरना दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता तो मुंबई पुलिस से भिड़ गए थे। कई बजरंग दल कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। आखिरकार इस पार्क का नाम बदला गया है। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि 10 दिन पहले हमारे सभी नेताओं और आम लोगों ने मलाड के पार्क से टीपू सुल्तान का नाम हटाने के लिए कहा था। टीपू सुल्तान का नाम कभी भी इस पार्क को दिया गया नाम नहीं था। यह अभिलेखों में कहीं नहीं है। शिवाजी महाराज की भूमि में अगर कोई अवैध रूप से नाम बदलने की कोशिश करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले साल एमवीए सरकार ने मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा था। असल में मलाड मुस्लिम बहुल इलाका है। असलम शेख एमवीए सरकार में मंत्री थे। उन्होंने विधायक फंड से एक पार्क बनवाया और उसका नाम टीपू सुल्तान रख दिया। बताया जा रहा है कि पिछले साल 26 जनवरी को बीजेपी बजरंग दल ने मलाड चौराहे पर जाम लगाकर पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखने का विरोध किया था। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन टीपू सुल्तान के नाम को लेकर हुआ यह विवाद अकेला नहीं है। इससे पहले कर्नाटक में भी टीपू सुल्तान के नाम को लेकर विवाद हो चुका है। जून 2022 में बेंगलुरु से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर श्री रंगापटना स्थित जामिया मस्जिद विवादों में आ गई थी। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान ने इस मस्जिद का निर्माण वहां मौजूद हनुमान मंदिर को तोड़कर करवाया था। इन संगठनों ने आरोप लगाया कि मस्जिद के ईस्ट गेट के पास हनुमान मंदिर था। इसे तोड़कर टीपू सुल्तान ने मस्जिद बनाई है और आज भी इस मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं। यहाँ एक मदरसा भी है। कर्नाटक की मस्जिद को लेकर हंगामा और प्रदर्शन हुआ तो टीपू सुल्तान के वंशज सामने आए। पहले ये समझिए कि मस्जिद पर विवाद क्या है और फिर दोनों पक्षों की दलीलें क्या है। असल में कर्नाटक के रंगापटना की मस्जिद पर विवाद हुआ था। हिंदू संगठनों ने हनुमान मंदिर बताकर प्रदर्शन किया। टीपू के वंशजों ने प्रदर्शन पर एतराज जताया। हिंदू पक्ष की दलील है कि टीपू सुल्तान ने हनुमान मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, जबकि टीपू के वंशजों की दलील है कि मस्जिद जिस जगह बनाई गई है वो एक मैदान था। हिंदू पक्ष की दलील है कि मस्जिद के ईस्ट गेट के पास हनुमान मंदिर था। तो टीपू के वंशजों की दलील है कि टीपू सुल्तान छोटे थे तो वे इस मैदान में खेलते थे। हिंदू पक्ष की दलील है कि मंदिर की जगह लोग नमाज पढ़ते हैं, मदरसा चलता है। तो टीपू सुल्तान के वंशजों की दलील है कि टीपू सुल्तान ने इसी मैदान में मस्जिद की तामीर कराई थी। हिंदू पक्ष की दलील है कि पिलर पर फूल और हाथी की नक्काशी मंदिर का सबूत है। तो टीपू सुल्तान के वंशजों की दलील है कि मस्जिद में बनी कलाकृति इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर हमेशा ही विवाद रहा है। कई लोग उन्हें बहादुर सुल्तान कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी मानते हैं। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती बनाने पर भी टकराव हो चुका है। 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाने की शुरुआत की थी तो बीजेपी ने इस सालाना कार्यक्रम का विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
टीपू सुल्तान को लेकर ये अलग अलग सोच दिखाई देती है और समाज भी इसको लेकर बटा हुआ दिखाई देता है। तो एक वर्ग है जो मानता है कि वो प्रोग्रेसिव सुल्तान थे और दूसरा वर्ग है जो मानता है कि वो कट्टर मुसलमान थे। तो प्रोग्रेसिव सुल्तान या कट्टर मुसलमान, टीपू सुल्तान को लेकर ये जो राय है लोगों की वो बटी हुई दिखाई देती है। और आप देखिए, अब जो पक्ष में जो आवाज है टीपू सुल्तान के, वो ये मानती है कि मैसूर राज्य में क्रांति लाने वाले टीपू सुल्तान ही थे। वहीं टीपू सुल्तान के विरोध में एक धड़ा यह मानता है कि कई मौकों पर मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ी टीपू सुल्तान। अब पक्ष वाले जो हैं वो ये मानते हैं कि कर्नाटक में रेशम उत्पादन की जो शुरुआत है वो टीपू सुल्तान ने की। वहीं विरोध में जो आवाज बुलंद होती है वो मानती है कि धर्म परिवर्तन कराने और जिहाद छेड़ने का आदेश दिया था टीपू सुल्तान ने। आगे बढ़ते हैं। अब पक्ष वाले जो हैं वो ये भी मानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहादुरी से विरोध किया टीपू सुल्तान ने, लेकिन वहीं कालीकट में हिंदुओं और ईसाइयों की हत्या की गई, उन्हें यातनाएं दी गईं और इसके पीछे टीपू सुल्तान का हाथ था। ये मानते हैं टीपू सुल्तान के विरोध में आवाज उठाने वाले। वहीं टीपू सुल्तान के पक्ष में जो चौथी बात है वो ये है कि केरल में निचली जाति की महिलाओं के सम्मान की उन्होंने रक्षा की थी। तो जो तर्क है वो ये दिया जाता है कि उन्होंने निचली जाति की महिलाओं के सम्मान की रक्षा की। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि कई मंदिर तोड़े गए और हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी थी टीपू सुल्तान ने। तो ये आप देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान के पक्ष में भी आवाजें उठती हैं और उनके विरोध में भी आवाजें उठती हैं। कई उन्हें हीरो मानते हैं तो कई उन्हें विलन भी मानते हैं। और क्या उनके पक्ष में थी बातें और क्या विरोध में थी, वो सारी बातें हमने आपके सामने रखी। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम आने से पहले बच्चे भारी मानसिक दबाव से गुजरते हैं। परीक्षा में फेल होने का डर उन्हें सोने नहीं देता। ऊपर से पेरेंट्स की अपेक्षाओं का दबाव अलग से होता है। ऐसे में उन्हें जरूरत होती है कि ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें संबल दे, एग्जाम के फियर से बाहर निकाले, सफल होने के तरीके बताए और क्या करना है क्या नहीं करना है ये रास्ता भी बताए और दिखाए। तो पीएम मोदी जानते हैं कि उनके विकसित भारत के विजन में यही बच्चे आगे चलकर देश का फोर्स इंजन बनेंगे। और ऐसे में बच्चों की टेंशन दूर करने के लिए प्रधानमंत्री बन गए मोदी सर और लगी बच्चों की सबसे फेवरेट क्लास। रिपोर्ट देखिए। क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। अगर माँ की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है। और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है। बच्चों की एग्जाम टेंशन दूर करने के लिए पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की। पीएम मोदी ने देश भर के छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2000 से ज्यादा छात्रों, शिक्षक और अभिभावकों से संवाद की। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा को लेकर बेहद जरूरी मंत्र दिए। पीएम मोदी ने इस दौरान परीक्षा का तनाव, रिजल्ट का दबाव और टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में नकल से लेकर बच्चों के लगभग हर सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे की कामयाबी को लेकर माँ बाप की अपेक्षाएं कितनी ज्यादा होती हैं। कई बार इन्हीं अपेक्षाओं के बोझ तले बच्चे दब जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने देश के भविष्य बच्चों और उनके माता पिता को कई जरूरी बातें समझाई। सबसे पहले बात बच्चों को जो मैसेज दिया प्रधानमंत्री ने उसकी। उन्होंने कहा कि अपनी मां से टाइम मैनेजमेंट सीखें। काम न करने से थकान होती है। सिर्फ पसंद के विषयों में ज्यादा समय न लगाएं। सबसे कठिन विषय को सबसे ज्यादा समय दें। नकल से मेहनती बच्चों का मन दुखी होता है। नकल करने वाला जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। जीवन में आलोचनाओं से डरना नहीं है। झूठ के सहारे जीने की आदत छोड़ना चाहिए। अब पीएम मोदी ने पेरेंट्स को जो मैसेज दिया उसे भी समझें। उन्होंने कहा कि सोशल स्टेटस के आधार पर बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं। क्रिकेटर दर्शकों के दबाव में चौके छक्के नहीं लगाता। माँ बाप आलोचना नहीं टोका टाकी करते हैं।
बच्चों को टोका टाकी से ही गुस्सा आता है। यह भी निर्भर करता है कि आलोचना करने वाला कौन है। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जोर मेहनत के साथ ही स्मार्टनेस पर दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल घातक है। पीएम मोदी ने कहा, छात्र अपने से ज्यादा गैजेट को स्मार्ट मान लेते हैं। आजकल रोजाना 6 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। पीएम ने कहा कि गैजेट हमें गुलाम बना देता है। गैजेट का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के हिसाब से करें। पीएम ने छात्रों से आग्रह किया कि हफ्ते में कुछ दिन या फिर दिन में कुछ घंटे डिजिटल फास्टिंग करें। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट हैं कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आप स्मार्ट हैं। गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कड़ी मेहनत उनके जीवन के शब्दकोश में मौजूद नहीं है। कुछ मुश्किल से स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करते हैं। हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। पीएम मोदी हमेशा कुछ नया आइडिया लेकर आते हैं। डिजिटल फास्टिंग यानी मोबाइल या दूसरे गैजेट से कुछ वक्त के लिए दूरी बनाने का आइडिया कमाल का है। लोगों को आपस में जोड़ने और टेक्नोलॉजी का गुलाम बनने से बचाने के लिए यह बेहद जरूरी है। पीएम अच्छी तरह जानते हैं कि मोबाइल में उलझकर बच्चे अपना स्वास्थ्य और भविष्य दोनों खराब कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें मोबाइल से उचित दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वैसे कभी आपने हिसाब लगाया है कि आप कितना वक्त अपने मोबाइल पर बिताते हैं या फिर लैपटॉप पर बिताते हैं? आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये जो डिजिटल फास्टिंग है, ये क्यों आपके लिए जरूरी है? बच्चों के लिए तो ये दिया ही गया, जो संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल या सोशल मीडिया, उसका कितना साइड इफेक्ट होता है और कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, लगातार मोबाइल का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बहुत खतरनाक है। अब ये देखिए, ये जो आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के फोकस में कमी के लिए ये जिम्मेदार है। आप डीफोकस हो जाते हैं जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को। बच्चों की आंखों पर पड़ता है दबाव, तो आंखों की रोशनी पर तो असर पड़ता ही है और बहुत ज्यादा आपको मेंटल टेंशन भी हो जाती है। बच्चों के मूवमेंट्स को सीमित कर शारीरिक विकास को रोकता है। जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी इससे प्रभावित होती है। बच्चों के मोटे होने का जो रिस्क है वो 30% तक ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और स्क्रीन को आप लगातार देखते रहते हैं। बच्चों में नींद की कमी होने की सबसे बड़ी वजह मोबाइल है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी जो नींद है, आपकी जो स्लीप साइकिल है, वो भी प्रभावित होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों के ब्रेन डीएनए को डैमेज करता है, तो ब्रेन पर भी, दिमाग पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों में न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो डिजीजेस हैं ब्रेन से जुड़ी हुई, वो आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज का खतरा भी इसकी वजह से बढ़ जाता है अगर आप ज्यादा मोबाइल का यूसेज करते हैं। गेम्स की लत लगने से सुसाइड केसेस में बढ़ोतरी होती है। तो सुसाइड केसेस जो हम लगातार देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि मोबाइल का, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। अब ये जो हम बातें आपको बता रहे हैं ये सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होती हैं, ये बड़ों पर भी लागू होती हैं। अब आप समझिए कि जो बड़े हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। गंभीर समस्याएं इसकी वजह से पैदा हो सकती हैं। आपकी आंखों में ड्राइनेस, ब्लर्ड विजन, सिर दर्द जैसी समस्याएं ये आपको हो सकती हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रेन डीएनए को डैमेज कर सकता है, यानी कि आपके ब्रेन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये गंभीर समस्या हम आपको बता रहे हैं। रेडिएशन से हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग में अनियमितताएं देखी गई हैं। तो न सिर्फ ब्रेन को ये डैमेज करता है, आपके हार्ट पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। रेडिएशन और हीट दोनों ही पुरुषों के स्पर्म्स के लिए हानिकारक है, यानी कि फर्टिलिटी जो रेट है उस पर भी इसका असर पड़ता है। बहरेपन की समस्याओं में काफी इजाफा देखा जा रहा है। जो आपके आंख ही नहीं, आपके जो कान हैं वो भी इसकी वजह से प्रभावित होते हैं, और रेडिएशन जो इससे निकलती है उसकी वजह से जो ब्रेन कैंसर जैसी जो समस्या है वो भी इस वजह से बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो बड़ों में इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको कभी भी गैजेट्स का गुलाम नहीं बनना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन जो टाइमिंग है, कितने वक्त के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस में फिर नजर आई गुटबाजी। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। अगर कौल सिंह जीतते तो मैं बनती सीएम। मंडी में कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा सिंह ने यह बयान दिया है। तो आप देख रहे हैं जो गुटबाजी है वो अभी भी थमी नहीं है, और गुटबाजी की जानकारी हम लगातार चुनावों के दौरान भी आपको देते रहे, जब प्रचार हो रहा था और उसके बाद जब ये फैसला लेना था कि मुख्यमंत्री की जो बागडोर है वो किसको सौंपी जाए, तब भी आपको वो तस्वीरें याद होंगी किस तरह से प्रतिभा सिंह के जो समर्थक थे वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत मुश्किल से मान मनोबल हुई और तब फैसला हुआ था कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। प्रतिभा सिंह को ये मौका नहीं दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से हिमाचल कांग्रेस में ये गुटबाजी नजर आई है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। अगर कौल सिंह जीतते तो मैं बनती सीएम। अब ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि मैं बनती सीएम, यानी कि कहीं ना कहीं जो टीस है वो मन की, वो एक बार फिर खुलकर अब सामने आ चुकी है, क्योंकि तब उन्हें एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। जो वीरभद्र सिंह का जो कद रहा हिमाचल प्रदेश में, उसकी बदौलत प्रतिभा सिंह का जो नाम तब लिया जा रहा था, और ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। और इसी को समझने के लिए इस वक्त हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ शशिकांत शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशिकांत शर्मा जी, अगर कौल सिंह जीतते तो मैं बनती सीएम, अब ये प्रतिभा सिंह जब ये बात कह रही हैं, यानी कि मन में वो टीस रह गई कि मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले बिल्कुल क्लियर था कि प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से बनाया गया और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नाम पे कांग्रेस ने पूरा कैंपेन किया, पूरा चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के फोटो लगाए गए, तो प्रतिभा सिंह को बिल्कुल कहीं ना कहीं यह उम्मीद पूरी थी कि विधायकगण उनके नाम पे ही सहमत होंगे और उन्हीं के नाम पर मोहर लगी थी। और लेकिन जिस तरह से सारा वाकया हुआ, अगर आप देखें, जैसे विक्रमादित्य सिंह को जो उनके बेटे हैं, पहले प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात को टाला गया और कहा गया कि उन्हें नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चली और कहा गया कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पहले दिन शपथ लेंगे, लेकिन वो बात पे आई गई हो गई और उस पर भी पार्टी ने निर्णय नहीं लिया। कुल मिलाकर धीरे धीरे सभी विधायक उनके पास से छिटकते चले गए। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो प्रतिभा सिंह को यह लगता है कि उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस को ने और उनके पूरे परिवार को इस्तेमाल किया है चुनाव प्रचार के लिए। खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नाम का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो टीस उनके मन में अक्सर सामने आती है। और जो उनके समर्थक थे, जैसे ठाकुर कौल सिंह अगर कहें, उनके कट्टर समर्थक वो इस समय उभर कर सामने आ रहे थे और ये सिचुएशन मानी जा रही थी कि अगर प्रतिभा सिंह नहीं भी बनेगी तो वो कौल सिंह जी के नाम को आगे कर सकती है और कौल सिंह जी भी उस परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो कौल सिंह भी चुनाव हार गए और दूसरे जो महत्वपूर्ण लोग थे जैसे ठाकुर रामलाल चुनाव हार गए और आशा कुमारी चुनाव हार गई। तो कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जिस तरह से चुनाव हारे, उस तरह के बीच में जिस तरह से स्थितियां बदली और राजनीतिक समीकरण पलटे। जी बिल्कुल शशिकांत, ये जो हिमाचल कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो दरअसल एक बार फिर से सतह पर आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिस तरह से विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत का एपी सेंटर बन रहा है? क्या विदेशी मीडिया भारत के खिलाफ साजिश फैलाने का टूल बन गया है? लेस्टर में हुई हिंसा से लेकर बीबीसी के प्रोपेगेंडा वीडियो तक घटनाओं का सीक्वेंस इसी तरफ इशारा कर रहा है। आज हम इस प्रोपेगेंडा के हर कोड को डिकोड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत के खिलाफ रची जा रही है इंटरनेशनल साजिश और कैसे पीएम मोदी को किया जा रहा है टारगेट। रिपोर्ट देखिए।
गुजरात दंगों पर आधारित एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर बीबीसी ने यह दिखा दिया कि उभरता भारत उसकी आंखों में चुभता है। बीबीसी की रिपोर्टिंग में भारत विरोधी रवैया भी अक्सर दिखाई देता है। सवाल सिर्फ बीबीसी का नहीं है। बीबीसी एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पूरी साजिश की जड़ें बेहद गहरी हैं। ब्रिटेन भारत के खिलाफ साजिशों का एपिसेंटर बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन की ये बाइट सुनिए। By Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? असल में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार जानने के नाम पर हुसैन ने भारत विरोधी एजेंडा चलाया। हालांकि इसके जवाब में सुनक ने कहा था कि यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से चली आ रही है और बदली नहीं है। उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. लेकिन सवाल यह है कि क्यों ब्रिटिश सांसद के सवाल पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई? क्यों नहीं पूछा कि ब्रिटेन की आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय ब्रिटेन की संसद का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए किया जा रहा है? असल में पिछले कुछ वक्त में ब्रिटेन में भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। अक्टूबर 2022 में लिसेस्टर में भारतीय मूल के हिंदुओं और पाकिस्तानी मूल के मुसलमानों के बीच झड़प हुई। इस झड़प के दौरान भी ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन और बीबीसी ने सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ दुष्प्रचार किया, जिसने लिसेस्टर में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया था। तो भारत के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ ये इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, जिसके कई किरदार हैं और कई मोहरे हैं।